हेलो दोस्तों, दिस इज मेडिको प्रोफेशनल वरुण मल्होत्रा फ्रॉम संकल्प कॉम्पिटिटिव क्लासेस जम्मू। तो आज हम लोग 12th क्लास का आपका फर्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, या जिसे बोल सकते हो तुम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। तो एनसीईआरटी में तुम्हारा ये नंबर 1 चैप्टर देखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले चैप्टर तो जो था तुम्हारे पास में वो था रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो तो एनसीईआरटी ने हटा दिया है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास में जो फर्स्ट चैप्टर आता है दैट इज रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स, या फिर इसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। तो देखते हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स में क्या चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो देखो रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म जब भी कभी स्टार्ट करेंगे, पहले मेरी एक सूचना। देखो, जब भी कभी इस लेक्चर को देखने बैठो, साथ में कॉपी लेकर के बैठो, पेन लेकर के बैठो और चीजें नोट डाउन करते जाओ, कॉपी को प्रॉपर बनाते जाओ। ठीक, चलो देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं अगर चैप्टर का नाम डालूं, दैट इज अगर पुरानी वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली ले चलता हूं मैं, ठीक है, और मैं बोलता हूं कि पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली तुम्हारे पास में ये था चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, या रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म इसी को बोलते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म भी इसी को बोलते हैं कि रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या होता है, सारी चीजें बताऊंगा, रुको। इसी को बोल सकते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। देखो, पहले तो जो भी तुम लोग मेरे साथ में कनेक्ट होते हो, जब भी तुम मेरे साथ में कनेक्ट होते हो, मैं एक चीज तुम्हें मतलब मेंशन करता हूं, दैट इज कि चैप्टर में से कितने क्वेश्चन तुम्हारे नीट के बन करके आएंगे, उसकी वेटेज क्या रहेगी, कितने मार्क्स का पेपर यहां से बनने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका ओवरव्यू बना लेते हैं, तो देखो जी, जो नीट में तुम्हारे पास में यहां से क्वेश्चन बन करके आएंगे, नीट में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है 2 से 3 क्वेश्चन। कितने? 2 से 3 क्वेश्चन। अब अगर 2 से 3 क्वेश्चन है तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे, ये आप जानते हो। मैक्सिमम मार्क्स हो जाएंगे तुम्हारे पास में 8 से 12 मार्क्स के आसपास। और वेटेज देखते हैं इसकी, कि वेटेज कितनी रहेगी इसकी। तो वेटेज रहती है इसकी 5.25% के आसपास। ठीक है, जब आप नीट में देखते हो तो नीट में तुम्हारे इतने क्वेश्चन बन करके आएंगे यहाँ से, मतलब 2 या 3 क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं। तो देखो, ये चैप्टर जब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म या रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट, जो कि तुम्हारे पास में पहला ही चैप्टर है क्लास 12 की जो एनसीईआरटी में, इसे बोर्ड एज वेल एज नीट दोनों ही जो है साथ में लेकर के चलेंगे हम लोग। ठीक, सबसे पहले रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म या रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बात बताओ कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? देखो, एंजियोस्पर्म का मतलब होता है, अगर कभी हम लोग इसका मतलब डिकोड करें तो एंजियन एंड स्पर्मा, दो वर्ड निकल करके आते हैं यहां से, एंजियन एंड स्पर्मा। ठीक है, एंजियन का मतलब होता है जिसको बोलते हैं क्लोज्ड, या जिसको बोलते हैं वेसल। ठीक है, वेसल, या फिर इसको बोल सकते हो एक तरह से क्लोज्ड। और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ठीक है, स्पर्मा का मतलब होता है सीड। देखो, एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं जिनमें जो इनका सीड होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। किसके अंदर प्रोटेक्टेड होता है? फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टेड होता है। तो मैं यहां पे लिख दूं, जो सीड होगा इसमें वो होगा प्रोटेक्टेड। कहां पर? इनसाइड द फ्रूट, एंड प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट बोल सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड है किसके अंदर है? प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट। ठीक है, फ्रूट के अंदर जो है वो सीड देखने को मिलता है, कितने? एंजियोस्पर्म्स में। अब एक और बात बता दूं आपको, बड़ी प्यारी सी, दैट इज कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो क्या होते हैं? वो फ्लोरिंग प्लांट्स होते हैं। मतलब जितने भी हमारे पास में फ्लोरिंग प्लांट्स हैं उनको हम लोग क्या कंसीडर करके लेकर के चल रहे हैं? एंजियोस्पर्म्स। तो ये होते हैं हमारे पास में फ्लोरिंग प्लांट्स। फ्लोरिंग प्लांट्स। ठीक है, जितने भी तुम सराउंडिंग में अपने प्लांट्स देखते हो, जिनके भी प्लांट्स में फ्लावर आते हैं, ठीक है ना, डेवलप करते हैं, इन्फ्लोरेसेंस होती है, वो सब क्या है? वो सब एंजियोस्पर्म है। ये बात समझ में आ गई, क्लियर होकर के आ गया? ओके,
तो चलो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो चैप्टर की बेसिक्स जानना बहुत जरूरी है, ये ध्यान में रख लेना, क्योंकि चैप्टर की बेसिक जानेंगे तभी जो है वो बहुत मजेदार तरीके से हम लोग नीट को भी फोड़ पाएंगे और अपने बोर्ड में भी अच्छे नंबर एक्सेस कर पाएंगे, अच्छे नंबर ले पाएंगे। चलो जब ये सारी चीजें नोट डाउन हो जाती हैं तो मुझे लगता है कि मैं क्या करता हूँ, इस वाले पेज को हटा देता हूँ। मुझे लगता है कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा, होप कि आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखो सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स पढ़ रहे हैं। मैंने अभी आपको बोला कि एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, बेसिक से बिल्कुल, कि एंजियोस्पर्म्स क्या होते हैं या फ्लोरिंग प्लांट्स क्या होते हैं। अब मेरा एक छोटा सा पॉइंट और है कि फ्लोरिंग प्लांट्स को हमने बोल दिया कि वो प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लॉर डेवलप करते हैं उनको एंजियोस्पर्म बोलते हैं, ठीक है ना। जो प्लांट्स, ये प्लांट्स आए, प्लांट्स के ऊपर आएंगे फ्लॉर, प्लांट्स के ऊपर डेवलप करेंगे फ्लॉर, जिन भी प्लांट्स के ऊपर फ्लॉर डेवलप करेंगे उन प्लांट्स को हम लोग एंजियोस्पर्म बोलते हैं। उन प्लांट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ये तो समझ में आ गया आपको। अब एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल, वो छोटा सा सवाल मेरा ये है कि फ्लॉर किसे बोलते हैं। शाबाश, फ्लॉर किसे बोलते हैं? हाँ जी, सॉरी बताओ। फ्लॉर का मतलब होता है, अब आप बोल रहे होंगे फ्लॉर का मतलब होता है फूल, ठीक है। सो व्हाट इज दैट फूल? देखो बेसिकली तुम उसका हिंदी मतलब बता रहे हो मुझे कि फ्लॉर का मतलब फूल। अब ये फूल जो है या जो फ्लॉर है वो बेसिक क्या, अगर कभी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या आप अगर इसको साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो क्या है हमारे पास में, तो फ्लॉर बेसिकली होता है, ये एक तरह की मॉडिफाइड शूट है। क्या है ये? एक तरह की मॉडिफाइड शूट है। तो हम लोग बोलते हैं इट इज अ मॉडिफाइड शूट, इट इज अ मॉडिफाइड शूट, ठीक, मॉडिफाइड शूट है। और मॉडिफिकेशन किस पर्पस के लिए हुई है? मॉडिफिकेशन हुई है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो है ये मॉडिफाई हुआ है, तो मॉडिफिकेशन हुई है फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मॉडिफिकेशन हुई फॉर द पर्पस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, द को नोट मेकिंग में मैं डी आपको रिप्रेजेंट करते हुए जा रहा हूं तो आप उसको समझ जाओगे, ठीक है। नोट मेकिंग में ऐसा कर सकते हो, बट जब कभी आपने बोर्ड में लिखना तो तब हम आराम से लिखते हो। तो मेरे साथ में जितने भी मेरे मित्र कनेक्टेड रहते हैं वो जानते हैं कि नोट मेकिंग में वरुण सर जो है वो इस तरह से छोटी छोटी जो है कंप्रेशन कराते हैं, कंप्रेस करा करके हम लोग नोट्स बनाते हैं, ठीक है। सो दैट की, और मजे की बात ये होती है कि जो तुम नोट्स बनाते हो वो तुम नोट ईजिली अपनी कॉपी को समझ लेते हो, राइट। ओके, सो देखो सबसे पहले तो मॉडिफिकेशन होगी फॉर द पर्पस ऑफ किसकी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ओके, इसमें क्या होते हैं, ये जो मॉडिफिकेशन होती है, फ्लॉर जो बेसिकली है, इसमें जो मॉडिफिकेशन होती है ये बेसिकली कुछ नोड्स होती हैं जो कंडेंस्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? नोड्स होती हैं जो कंडेंस्ड हो जाती हैं। तो नोड जो हैं वो हो जाती हैं कंडेंस्ड, ठीक है। और बना करके कंडेंस होकर के क्या बनाती हैं? बनाती हैं हॉरल्स एंड फॉर्म्स हॉरल्स। क्या बनाती हैं? हॉरल्स बनाती हैं। हॉल्स बोल सकते हो या हॉरल्स बोल सकते हो। अब व्हाट इज हॉल्स या व्हाट इज हॉरल्स, ठीक है। तो हॉल्स देखते हैं क्या होता है। हॉल्स का मतलब या हॉरल्स का मतलब होता है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। तो इसको मैं बोल सकता हूं ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, शॉर्ट फॉर्म में जीआरपी लिख रहा हूं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इसको बोलते हैं हॉरल्स। और कितने हॉरल्स होते हैं पहले तो ये देखते हैं हमारे पास में। तो टोटल मिलाकर के कितने होते हैं? 4 हॉरल्स होते हैं। कितने? 4 हॉरल्स होते हैं, 4 हॉरल्स होते हैं। 4 हॉरल कौन कौन से होते हैं? एक होता है कैलिक्स, जिसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेपल, ग्रुप ऑफ सेपल्स। फिर होता है हमारे पास में कोरोला, जिसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ पेटल्स। फिर होता है हमारे पास में एंड्रोशियम, जो कि होता है ग्रुप ऑफ स्टेमन। और फिर होता है गाइनोशियम,
जिसे बोलते हैं हमारे पास में ग्रुप ऑफ पिस्टल, ग्रुप ऑफ पिस्टल, ये समझ में आ गया। एंड्रोशियम यानी कि मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ऑर्गेनिशियम यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ये तो बेसिक चीजें हैं, बट फिर भी बेसिक चीजें जो हैं वो बताते हुए जाऊंगा, कॉपी के साथ में नोट करते हुए जाना है। जिस तरह से मैं बड़े प्यारे प्यारे से नोट तुम्हारे लिए यहाँ पर बना रहा हूँ, वैसे ही तुमने प्यारी प्यारी सी कॉपी अपने साथ में बनानी है और कैरी करनी है साथ में अपने, ठीक है। ओके, देखो इनमें से एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं, ठीक। देखो जो पहले दो हॉरल्स हैं, ये वाले जो दो हॉरल्स हैं, इनको बोलते हो एसेसरी हॉल्स। क्या बोलते हो इनको? एसेसरी हॉल्स। तो मैं इसको यहां पर ऊपर लिख देता हूं, मान लो एसेसरी हॉल्स। एसेसरी हॉल्स, एसेसरी हॉल्स मतलब कि ये फ्लोर में एक एसेसरी मतलब बोलते हैं कि जैसे मान लो कि तुम कभी बाइक लेने जाते हो, है ना, और बाइक के साथ में तुम एडिशनल कुछ चीजें उसमें लोड करवा रहे हो। तो यहाँ मान लो तुम गाड़ी लेने जाते हो और गाड़ी में बोलते हो कि गाड़ी में सर इसमें मैट डाल दो, ठीक है, मड गार्ड डाल दो, स्टीयरिंग व्हील का जो है वो कवर डाल दो लेदर वाला। तो ये उसकी क्या हो जाती है? एसेसरीज। मतलब गाड़ी तो उन्होंने आपको दी, आप कुछ एडिशनल चीजें भी उसमें क्या करते जा रहे हो? ऐड करते जा रहे हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो एसेसरी हॉरल्स के होते हैं, एसेसरी हॉरल्स कौन होते हैं? कैलिक्स हमारे पास में और कोरोला, ये एसेसरी हॉरल्स हैं। और ये क्या करते हैं? फ्लोर को फिजियोलॉजिकली भी क्या कर रहे होते हैं? हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो दो हॉरल्स ये वाले आए, यानी कि एंड्रोशियम एंड गायनोशियम, ये जो दोनों हॉरल्स हैं इनको बोला जाता है रिप्रोडक्टिव हॉरल्स। क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्टिव हॉरल्स, रिप्रोडक्टिव हॉरल्स, ठीक है। स्टार मार्क करना है, स्टार मार्क करना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बड़ा प्यारा सा बन करके आ सकता है। वो क्वेश्चन देखो, जब भी कभी मेरे साथ में बने रहते हो ना, तो मेरे साथ में बने रहने का एक बेनिफिट तुम्हारा रहता है। एक तो तुम्हें ये पता चलता रहता है कि तुम जो चैप्टर पढ़ रहे हो उस चैप्टर में से तुम्हें कितने नीट में से क्वेश्चन बन करके आएंगे, उसकी वेटेज क्या रहेगी, कितने मार्क्स का पेपर वहां से नीट में से बन करके आएगा। दूसरी बात कि जहां पर से भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है वहां पर तुम्हारे साथ में चर्चा करता रहता हूं कि भाई यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसे स्टार मार्क कर लेना। जहां पर बोर्ड का क्वेश्चन बन पा रहा होगा वहां पर भी आपको बताता हूं कि यहां से बोर्ड का क्वेश्चन बनेगा। जहां पर नीट का क्वेश्चन बन रहा होगा वहां पर भी आपको बताता हूं कि भाई यहां से नीट के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो देखो यहां पर क्या बना करके क्वेश्चन बन सकता है, वो बता सकता है, पूछ सकता है कि बताओ जी हमारे पास में रिप्रोडक्टिव हॉरल कौन से हैं, उनमें से लिखा हुआ हो सकता है, पहचानो जी उनमें से कौन से रिप्रोडक्टिव हॉरल हैं। और यहाँ फिर लिखा हुआ हो सकता है और बोल सकता है कि कौन से वाले एसेसरी हॉरल्स हैं। ये क्लियर होकर के आएगा। तो ये बच्चों वाला क्वेश्चन बन करके आता है। बट बच्चों वाला क्वेश्चन कब लग करके आएगा? जब कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। देखो मैं एक ना बड़ी बेसिक सी बात बताता हूं और वो आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। दैट इज हमारे पास में स्टूडेंट लाइफ जो होती है ना, स्टूडेंट लाइफ में दो तरह के क्वेश्चन जो है वो बड़े पॉपुलर होते हैं। एक होता है बच्चों वाला सवाल और दूसरा होता है आउट ऑफ द सिलेबस वाला। बच्चों वाला सवाल तुम्हें कब लगता है? जब तुम्हें क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा था, तुम बोलते हो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन था। और अगर कभी क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकली डेप्थ में चला गया या उसने थोड़ा सा डिटेल में पूछ लिया तो तुम्हें लगने लग जाता है कि ये कौन सा है, ये जी हमारे पास में आउट ऑफ सिलेबस आ गया। तो आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं होता है, होता तुम्हारे सिलेबस में ही है। जो हमें आता है, दिस इज कड़वी सच्चाई, जो हमें आता है उसे हम लोग बच्चों वाला सवाल बोल देते हैं, जो हल्का सा नहीं आ रहा होता उसे आउट ऑफ द सिलेबस बोल देते हैं। तो देखो ये आउट ऑफ द सिलेबस वाला अभी कंडीशन वाला पार्ट नहीं है। मेरे साथ में बने रहोगे और भी चीजें बहुत सारी सीखने को मिलती रहेंगी। रिप्रोडक्टिव हॉरल्स और एसेसरी हॉरल्स, इनको ये ध्यान में रख लेना। इनमें अगर क्वेश्चन बनकर के आता ऊपर मेंशन करी हुई जा सकती हैं। मतलब कि हमारे पास में जैसे मान लो कैलेक्स लिख दिया, कोरोला लिख दिया, एंड्रोशियम लिख दिया, गायनोशियम लिख दिया, और वो बोलता है कि बताओ जी इनमें से टोटल में से कितने नंबर ऑफ हॉरल्स जो हैं वो एसेसरी हॉरल्स में आ रहे हैं। तो 2, ठीक है ना। और अगर यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने नंबर ऑफ हॉरल्स जो हैं वो हमारे पास रिप्रोडक्टिव हॉरल्स आ रहे हैं, तो वो भी 2 हैं, एंड्रोशियम भी है और गायनोशियम भी है। ये क्लियर होकर के आ गया, समझ में आ गया। चलो अब जब ये देखो ये बात समझ में आ गई तो ये बातें नोट डाउन कर ली हैं आपने। अब मैं इसको ऐड करता हूं नेक्स्ट में और आपको एक चीज और बताता हूं। देखो रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स देख रहे हो, फ्लोर के बारे में आपने देख लिया कि फ्लोर क्या होता है, फ्लोर में क्या सारी चीजें होती हैं, अभी हॉरल्स देख लिया, धीरे 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 और भी बेसिक चीजें समझते हो जाएंगे। यहां पर एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, ऑल्दो वो पॉइंट थोड़ा जो तुम्हारे चैप्टर 1 की हल्की सी शेडो दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक, बट उसे भी जो है मुझे लगता है कि कंडक्ट करना तुम लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा कि अगर कभी क्वेश्चन बन करके आए तो हम लोग फोड़ करके आएंगे, छोड़ करके नहीं आएंगे, ठीक। तो देखो सबसे पहले मैं यहां पर एक पार्ट बनाता हूं, दैट इज रिप्रोडक्शन क्या होती है।
रिप्रोडक्शन क्या होती है, ठीक है। तो देखो रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करो, मतलब दो शब्द से बना है रिप्रोडक्शन, ठीक। समझना है, चीजों को ध्यान में रखना, समझना है। रटने वाला कॉन्सेप्ट कुछ नहीं होता। अगर तुम्हें जो कोई बोलता ना कि बायोलॉजी रटने से हो जाता, भाई उसने कभी बायोलॉजी पढ़ी नहीं है खुद से, ये ध्यान में रख लेना। बायोलॉजी जो है वो समझने वाला सब्जेक्ट है, क्योंकि ये लाइफ से रिलेटेड सब्जेक्ट है जी। कल को तुम्हें मेडिकल कॉलेज में जाना है तो भाई रट करके जाओगे क्या वहां पर? ना, रटने से नहीं काम चलता वहां पे। तो एक शब्द है हमारे पास में री, एंड दूसरा शब्द है हमारे पास में प्रोडक्शन। री का जो मतलब होता है, री का मतलब हिंदी मतलब होता है दोबारा। क्या मतलब होता है? दोबारा। एंड प्रोडक्शन का मतलब जो होता है हिंदी मतलब दैट इज उत्पादन, यानी कि बनाना, ठीक है, यानी कि बनाना। तो देखो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, मैं क्यों ये बेसिक चीजें बता रहा हूं, क्योंकि जब तुमने एंड्रोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेटिक्स पढ़नी है मेरे से, यानी कि जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बीइंग, उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं हम लोग, एंड्रोलॉजी, गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक्स। तो जब वो पढ़ोगे तो तब सारी चीजें बेसिक से पहले पता होनी चाहिए कि भाई रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, फिर बाकी सारी चीजें। ये समझ में आ गया? ओके। सो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है, इट इज नोन एज, द एबिलिटी ऑफ लिविंग इंडिविजुअल, द एबिलिटी of living organism या living individual to produce offsprings of their own। ठीक है, मैंने जानबूझ करके देयर को DRE लिख दिया है, एक शॉर्ट फॉर्म में नोट मेकिंग बनाने के लिए। तुम नोट मेकिंग में बना सकते हो आराम से। तो देखो सबसे पहले बात यह है कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है बड़ा सिंपल, कि जब कभी कोई इंडिविजुअल अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को क्रिएट करने की एबिलिटी रखता है, उसे रिप्रोडक्शन बोला जाता है, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन बेसिकली इज व्हाट? रिप्रोडक्शन इज बेसिकली एबिलिटी, एक तरह की एबिलिटी है किसकी? लिविंग इंडिविजुअल की। जो क्या कर सकता है? लिविंग इंडिविजुअल जो है वो अपने जैसे इंडिविजुअल को प्रोड्यूस कर सकता है, क्रिएट कर सकता है, इसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। बोलो हाँ, समझ में आ गया? ओके। अब देखो रिप्रोडक्शन समझ में आ गया। इसमें एक चीज मेंशन करना, इसको स्टार मार्क करना और लिखना, रिप्रोडक्शन जो होती है वो जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो इट इज अ, यहां लिख लेना, रिप्रोडक्शन जो है ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। मैं इज इक्वल टू को लिख करके काट रहा हूं, इसका मतलब नहीं है। इज इक्वल टू को लिख करके काट दिया, इसका मतलब नहीं है। नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर। ठीक। अगर कभी मान लो कि तुम्हें नीट में क्वेश्चन बन करके आए और कभी पूछा जाए कि बताओ जी, उसने रिप्रोडक्शन भी लिखा हो, उसने ग्रोथ भी लिखा हो, उसने मेटाबॉलिज्म भी लिखा हो, उसने कॉन्शियसनेस भी लिखा हो, और इसमें से बोले कि बताओ जी इनमें से कौन सा फीचर ऐसे हैं या कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऐसे हैं जो कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर तो हैं बट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है। तो जी ग्रोथ भी इसमें डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होती है और रिप्रोडक्शन भी इसमें डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो ग्रोथ है, अगर कभी एक्सटेंसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो वो नॉन लिविंग एंटाइटिस भी करती हैं। जैसे मान लो माउंटेन है, तो माउंटेन की हाइट जो है वो बढ़ रही है, किस वजह से बढ़ रही है? ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ मैटर ऑन देयर सरफेस। और रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो रिप्रोडक्शन जो है, कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं जो स्टेराइल होते हैं, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते, बट दे स्टिल आर लिविंग, दे स्टिल आर लिविंग ना, वो स्टिल लिविंग है। तो इसीलिए जो ग्रोथ और हमारे पास में रिप्रोडक्शन होता है, दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी एज ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ, इसके पास में ग्रोथ जो होती है, ये स्टार मार्क कर लियो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये क्या है? नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर।
नॉट डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ठीक है, बट दे आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर। समझ में आगे बात है, क्लियर होकर के आ गया? चलो फटाफट से नोट डाउन कर लो इसको। कर लिया नोट डाउन? हटाऊं? ओके। सो देखो, अभी अगर मैं यहाँ पर आपके साथ में कंसीडर करके लेकर के चल रहा हूँ, यहाँ पर तो मैंने आपको बता दिया कि रिप्रोडक्शन क्या होती है ना। अब देखो कि रिप्रोडक्शन की टाइप्स कितनी होती है, तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की अगर टाइप्स समझाना चाहूँ तो ना एक ऐड करूंगा इसमें एक्स्ट्रा सा पॉइंट। रिप्रोडक्शन, मैं रिप्रोडक्शन यहाँ पे ऐड करूं और मैं इस तरह से लिख दूं, एक तरह से देखना, जानबूझ करके लिख दिया ए गैमोस्पर्मी, दूसरा मैंने लिख दिया यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड पॉइंट मैंने लिख दिया यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो, आप पता क्या कह रहे होंगे, मुझे पता है आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ रहा होगा, बोल रहे होंगे कि सर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तो नाम सुना है, बट ए गैमोस्पर्मी का नाम नहीं सुना है। अगर जिन्होंने सुना है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं सुना है तो नो फियर व्हेन वरुण इज हियर, वरुण है यहाँ पे, सारी चीजें आपको बताएगा। देखो ए गैमोस्पर्मी मैंने क्यों ऐड करी है कि अगर कभी यहाँ से नीट में क्वेश्चन बन करके आए तो हम लोग इसको फोड़ पाए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं अगर ए गैमोस्पर्मी की बात करता हूँ, मुझे एक बात बताओ, सीड के बारे में जानते हो? एक हल्का सा ओवरव्यू। देखो, जब कभी इस टॉपिक के रिदम को पकड़ना है तो बेसिक चीजें सारी क्लियर होकर के आए, इसीलिए तो देखो, सबसे पहले अगर हम लोग सीड की बात करते हैं तो सीड अगर कुछ इस तरह से होता है, मान लो ये सीड है, ठीक है। सीड में ये वाला पार्ट होता है एम्ब्रियो और ये वाला पार्ट होता है एंडोस्पर्म, ठीक है। इनको कलेक्टिवली बोलते हैं हम लोग सीड। मतलब सीड में दो पार्ट होते हैं, एक एम्ब्रियो वाला पार्ट होता है और एक एंडोस्पर्म वाला पार्ट होता है। एम्ब्रियो में फर्दर दो पार्ट होते हैं, आपको पता होगा, एक होगा प्लम्यूल और दूसरा होगा रेडिकल। प्लम्यूल जो है वो शूट एराइज करता है और रेडिकल से जो है वो रूट एराइज होती है। शाबाश, ठीक है। क्या होती है? रूट एराइज होती है। मतलब डेवलपमेंट ऑफ जो रूट होती है दैट इज रेडिकल से होती है, और डेवलपमेंट ऑफ शूट जो होती है दैट इज किससे होती है? दैट इज हमारे पास प्लम्यूल से होती है। ये बेसिक चीजें तुम जानते हो, ओके। नोट डाउन हो गया ये वाला पार्ट? हटाऊं ये वाला पार्ट को? ओके, देखो अब हटाता हूं तो यहां पर लिखते हैं ए गैमोस्पर्मी क्या होती है, ठीक है। ए गैमोस्पर्मी, ए गैमोस्पर्मी की अगर मैं बात करूं तो तीन शब्द से बना है, तीन शब्द से बना है। एक शब्द है ए, दूसरा शब्द है गैमो और तीसरा शब्द है स्पर्मा। तो मैं पहले लिख देता हूं इसमें ए, दूसरा वर्ड आ गया गैमो और तीसरा वर्ड आ गया स्पर्मा, ठीक है। तीसरा वर्ड आ गया स्पर्मा। देखो, इसको समझना बड़े प्यार से। कैसे समझना? बड़े प्यार से, ठीक है। तो देखो, ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है विदाउट। ए का मतलब होता है विदाउट। देखो, नोट मेकिंग के लिए अगर सी के ऊपर डंडी लगाऊंगा तो वो विद कहलाएगा, और सी के नीचे डंडी लगाऊंगा तो वो विच कहलाएगा। मतलब इस तरह का सिंबल लिखूं तो वो विद कहलाएगा, और इस तरह का सिंबल अगर हम लोग लिखते हैं तो वो विच कहलाएगा। ये तुम भी मतलब मेरे साथ में बने हुए हो तो समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है। अब देखो क्या होता है कि ए का मतलब हो गया विदाउट, गैमो का मतलब हो गया गैमेट फ्यूजन, गैमेट फ्यूजन, और स्पर्मा का मतलब क्या आ गया? सीड। स्पर्मा का मतलब क्या आ गया? सीड। देखो, इस प्यारे से कॉन्सेप्ट को अगर समझें तो दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट गैमेट फ्यूजन, इसको बोलेंगे ए गैमोस्पर्मी, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं तुम्हें, क्या हो गया? यहां पर हम लोग बोलेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो without fertilization, without fertilization is known as agamospermy. क्या कहते हैं इसे? agamospermy बोलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखो, अभी अभी आपने देखा, यहां पे आपने बोला सीड में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एंडोस्पर्म, दूसरा होता है एम्ब्रियो। यानी कि एम्ब्रियो का बनना विदाउट फर्टिलाइजेशन वो कहलाएगा ए गैमोस्पर्मी। क्लियर होकर के आ गया? ओके।
अब देखो इसी में देखते हैं हम लोग ये वाले पार्ट में, एगेमोस्पर्मी की कुछ टाइप्स होती हैं। क्या होती हैं? टाइप्स होती हैं। मैं वो टाइप्स करा दूं। देखो पहली टाइप्स होती है, जो पहली टाइप आती है दैट इज नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। सो नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी का अगर मतलब बोलते हैं तो अगर कभी हैप्लॉइड एग सेल या हैप्लॉइड एग सेल जो अभी बनकर क्या है वही डेवलप कर जाए किसमें, एम्ब्रियो में, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। तो मैं इस तरह से लिखता हूं, हैप्लॉइड एग सेल डेवलप करेगा किसमें, एम्ब्रियो में, डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। ठीक है, हैप्लॉइड एग सेल। देखो अब ये इतनी बात तो आप जानते हो कि हमारे पास में दो तरह के सेल्स होते हैं जिनकी प्लॉइडी होती है। एक होती है डिप्लॉइड सेल, मतलब सोमेटिक सेल जितने भी रहते हैं वो डिप्लॉइड रहते हैं, वेयर एज जो हमारे पास में गैमेट होते हैं वो हैप्लॉइड रहते हैं। तो गैमेट जो है मतलब एग सेल जो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप कर गया किसमें, एम्ब्रियो में। तो ऐसी जो हमारे पास में बनकर के आएगी एम्ब्रियो, वो हमारे पास में एगेमोस्पर्मी में आएगी। और एगेमोस्पर्मी की कौन सी टाइप में आएगी, दैट इज शाबाश, दैट इज आएगी नॉन रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। इसमें एग्जांपल दे देना तुम किसकी, बनाना की। किसकी एग्जांपल दे देना, बनाना की। नॉन में आता है नॉन, नॉन का मतलब होता है ना, और बनाना में भी आता है ना, दो बार आता है बनाना। ठीक है, तो इस तरह से इसको एग्जांपल मेमोराइज रख लियो। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट होता है रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। तो रिकरेंट एगेमोस्पर्मी में क्या होता है, डिप्लॉइड सेल जो है वो डेवलप करेगा किसमें, हमारे पास में एम्ब्रियो में। तो उसको बोलते हैं कि हम लोग कौन सा वाला पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं ये हमारे पास में जिसको बोलते हैं रिकरेंट एगेमोस्पर्मी। ये क्लियर होकर क्या है, देखो सबसे पहली बात तो हम लोग इसको देख लें हल्का सा। ठीक, रिकरेंट एगेमोस्पर्मी में क्या होकर क्या आएगा, डिप्लॉइड जो है, डिप्लॉइड अब दो तरह से होता है। देखो एक तो अगर न्यूसेलस वाला पार्ट, अगर न्यूसेलस वाला पार्ट डेवलप करेगा, देखो प्यार से सुनना यहाँ पे, अगर न्यूसेलस वाला पार्ट ठीक है डेवलप करेगा किसमें, इनटू एम्ब्रियो, तो उसे बोलेंगे एपोस्पोरी। ठीक है, जो एक तरह की टाइप है किसकी, रिकरेंट एगेमोस्पर्मी की, उसे बोलेंगे एपोस्पोरी। अगर कभी न्यूसेलस वाला पार्ट, न्यूसेलस क्या होता है, एम्ब्रियो सैक के ऊपर वाला हिस्सा, जब कभी अभी आगे इसमें गायनेशियम वाला पार्ट देखेंगे वो भी देख लेंगे। यहां पर देखो क्या था कि जो तुम्हारे पास है पहला चैप्टर तो हटा दिया, बट उसमें से क्वेश्चन जो है वो बेसिक वाला पार्ट है, उनको लगता है कि ये बेसिक चीजें पता रहती है तुम्हें, तो वो उसमें से क्वेश्चन बनने की अगर संभावना बने तो क्वेश्चन को फोड़ करके आए, छोड़ करके ना आए। तो इसकी एक टाइप तो ये आ गई रिकरेंट एगेमोस्पर्मी की। दूसरी टाइप इसकी क्या है कि अगर कभी डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल अगर डेवलप करता है किसमें, एम्ब्रियो में, किसके डेवलप करता है, एम्ब्रियो में, डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। तो ऐसे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे वाले पार्ट को बोलेंगे डिप्लोस्पोरी। क्या बोलेंगे, डिप्लोस्पोरी। ठीक है जी, समझ में आ गया। बड़ा बेसिक सा पार्ट है, हल्का सा पार्ट है, ध्यान में सुन लेना। सिंपल सी बात बोलूंगा, न्यूसेलस वाला पार्ट अगर डेवलप करता है किसमें, न्यूसेलस वाला पार्ट अगर डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, तो उसे फटाक से बोल देना एपोस्पोरी। और अगर कभी हमारे पास में मेगास्पोर मदर सेल यानी कि वो भी डिप्लॉइड होता है, वो अगर डेवलप करेगा उसमें एम्ब्रियो में, तो उसको बोल देना डिप्लोस्पोरी। क्लियर होकर क्या आ गया, दोनों पार्ट क्लियर होकर क्या आ गए। इसमें एग्जांपल डाल दो किसकी, एप्पल की। इसमें एग्जांपल डाल दो किसकी, एप्पल की। ठीक है, नोट डाउन कर लिया है, हो गया नोट डाउन, हटा दूं ये वाला पार्ट। ओके, देखो नेक्स्ट जो है वो, अगर मैं इसमें एक और बात करूं, मतलब ये इसी की एगेमोस्पर्मी की बात करें, तो एगेमोस्पर्मी में नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज हम लोग बोलते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी को पॉली एम्ब्रियोनी भी बोलते हो तुम, पॉली एम्ब्रियोनी।
ठीक है, पॉली एम्ब्रियोनी या फिर एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी। देखो एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी या पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब क्या होगा कि मोर देन वन एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे। मोर देन वन एम्ब्रियो देखने को मिलेंगे तो हम लोग क्या बोल देंगे, ये एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी है या फिर पॉली एम्ब्रियोनी। बट इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊं, बड़े प्यार से समझना। क्या बोल रहा हूं, बड़े प्यार से समझना। अब देखो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के पीछे क्या है कहानी, कि अगर कभी एग सेल तो है ही है, एग सेल के साथ साथ में न्यूसेलस, और न्यूसेलस के साथ साथ में इंटेग्यूमेंट्स, participates in the development of embryo। ठीक है, मतलब एक्सेल के साथ साथ में न्यूसेलस वाला पार्ट और न्यूसेलस के साथ साथ में इंटेग्यूमेंट वाला पार्ट भी डेवलप कर रहा है किसमें, एम्ब्रियो में। तो मल्टीपल एम्ब्रियो बनकर के आएंगे ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। बोलो हाँ, समझ में आ गया। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल है वो दे देना आप, कौन सी, सिट्रस की। ठीक है, इसमें एग्जांपल दे देना सिट्रस की। सीधी सी बात है, अगर कभी आपको एग्जांपल से पूछे कि बताओ जी हमारे पास में एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी या पॉली एम्ब्रियोनी किसमें बन करके आएगी या कौन जो है रिप्रेजेंट करेंगे, बिल्कुल बड़े आराम से आप उसको आंसर बता सकते हो कि भाई कहाँ से बन करके आएंगे, इसमें सिट्रस में बन करके आएंगे। क्लियर होकर के आ गया, समझ में आ गया यहाँ तक की बात। ठीक है, तो देखो एगैमोस्पर्मी वाला पार्ट तो मैं यहाँ तक समझ में आया कि एगैमोस्पर्मी क्या होकर के आती है ना। एगैमोस्पर्मी की कितनी टाइप्स हमारे पास में, 3 टाइप्स हैं हमारे पास में एगैमोस्पर्मी की, जिसमें हमने रिकरेंट वाली पार्ट भी देखी, नॉन रिकरेंट वाली पार्ट भी देखी और हमने एडवेंटेटिव एम्ब्रियोनी भी देखी। ये क्लियर होकर के आ गया, ओके।